हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया टॉपिक जो है साउथ इंडिया की तरफ से। तो हमने पहले सारे किंगडम्स पढ़ लिए हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है एशियंट इंडिया में, लेकिन कुछ ऐसा जो हम नॉर्थ इंडिया को छोड़ के जब साउथ इंडिया की तरफ पढ़ते हैं तो उसमें से आता है। तो इनमें से जो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं पल्लव्स के बारे में, ये है द राइज ऑफ साउदर्न किंगडम्स। तो दक्षिणी भारत में जो महान राजाओं का उत्थान हुआ, राज्य ऐसे राज उत्थान हुआ जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा, हमने शक, यवन, पल्लव पहले भी पढ़ लिया है, पर्थियन और सीथियन। तो पल्लव जो हमने पहले पढ़े हैं वो हमने अराउंड पढ़े हैं 4वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा होगा। उसमें कुछ ऐसे राजा भी पढ़े हैं जिन्होंने पल्लव वंश का नाम किया होगा, लेकिन ये वो पल्लव हैं जिनके समय में पल्लव वंश का बहुत ज्यादा उत्थान हुआ। गौरवशाली समा माना गया है ये पल्लव वंश। बहुत महान राजा हुए हैं। सिंह वर्मन जिसमें से पहले नंबर पे माने गए हैं, जिनकी वजह से ये पल्लव वंश जो उत्थान की तरफ गया है। तो ये 6वीं शताब्दी का समा है। तो इनकी कॉर्नोलॉजी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। बड़े महान राजा हुए हैं। सिंह वर्मन है, महेंद्र वर्मन है, नरेंद्र सिंह वर्मन है, पहला है नरेंद्र सिंह वर्मन, दूसरा है नंदी वर्मन है। बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें खास बात पढ़ने वाली क्या है कि आखिर इन पल्लव शासकों का इतना नाम कैसे हुआ, इनके समय में ऐसी क्या खास बात थी। तो जो इनके समय की खास बात है वो है इनका शासन प्रबंध। तो आज हम इनका शासन प्रबंध पढ़ने वाले हैं। तो ये पल्लव का जो शासन प्रबंध है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमने शासन प्रबंध पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्र, सेंट्रल, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रांत का, फिर हम उसके बाद लोकल लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे शहरों का प्रबंध पढ़ते हैं, फिर गांवों का प्रबंध पढ़ते हैं। तो ये जो प्रबंध है हम शुरू करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि केंद्रीय शासन प्रबंध से। तो हमें पता ही है कि जो सेंटर होता है वो सबसे जो बड़ा शासक होता है उसके अंडर होता है। तो जैसे आज भारत में, अगर हम आज के भारत की बात करें तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है। लेकिन जब पुराने समय में जब राजा का राज होता था तो सबसे बड़ा कौन होता था? राजा होता था। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे आगे कौन है? राजा है, जिसे हम शासक बोलते हैं। तो उस समय के जो शासक थे, राजा थे, वो उन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की हुई हैं। हमारे पास बहुत सारी उपाधियां हैं। वतापी कौंड, परमेश्वर, राज सिंह, महाराजा, राजाधिराज, बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे। अकेले नरसिंह वर्मन दूसरे ने 250 उपाधियां धारण कर रखी थी। हर एक मौके पे अगर उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीता है तो उपाधि धारण करते थे। कुछ भी, किसी भी तरह की प्राप्ति पे वो उपाधि धारण करते थे। दुश्मनों को हराने के बाद बड़ी बड़ी उपाधियां उन्होंने धारण की हैं। तो राजा सबसे महान शासक था और उसके अधीन ही सब कुछ था। वो ऐसे राजा हुए हैं जो, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब निरंकुश राजा है, निरकुंश जिन्हें बोलते हैं। लेकिन ये ऐसे राजा हैं जो लोगों का भला भी करते रहे हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे और इन्होंने अपने धर्म का खूब प्रचार किया। ये जो राजा हैं अपने पूरे साम्राज्य का ध्यान रखते थे और अपने राज्य में एकता बना के रखते थे। तो उनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, मंत्रिमंडल था पूरा। मंत्रिमंडल में सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो राजा का मेन सहायक होता था। राजा उसकी मर्जी के बिना किसी भी मीटिंग को नहीं रखता था। पर ये राजा के लिए बंदिश नहीं थी कि उसने प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की बात माननी है, लेकिन राजा हर अपने काम में उसको अपने साथ रखता ही था। उसके बाद आता है सेनापति। वो तो हमें पता ही है सेनापति कौन है, अब तक तो हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि युद्ध लड़ना है, सेना का ध्यान रखना है, सेना को जो सामान प्रोवाइड करना है, हर एक चीज किसके हाथ में है? सेनापति के हाथ में है। उसके बाद है हमारे पास न्याय मंत्री, जो कानून का रखवाला है, जिसने न्याय करना है। तो सारी जिम्मेवारी राजा ने न्याय मंत्री के ऊपर छोड़ रखी थी, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर कौन था? राजा खुद, न्याय करने वाला। तो उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो ही कानून बनाता है और बदलता है। उसके बाद है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जिसे हम बोलते हैं। खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना टैक्स लेना है, कहाँ से लेना है, कितने प्रकार का टैक्स होना चाहिए, कौन सी भूमि में कैसा टैक्स लगाना है। तो ये सारा फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। राजा का खर्चा कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है, क्या चीज राजा को चाहिए, हर एक तरह की जो प्रबंध है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री। तो ये फॉरेन मिनिस्टर क्या करता है? आसपास के जो राजा हैं उनका ध्यान रखता है
कहीं वो राजा के इलाके में हमला तो नहीं करने वाले, या दूसरे इलाकों से कितने लोग आ रहे हैं, जहाँ हमारे इलाके के लोग बाहर कितने जा रहे हैं, वो सब ध्यान किसने रखना है? विदेश मंत्री ने रखना है। और राजा तक कोई मैसेज पहुंचाना है या दूसरे राजा का मैसेज अपने राजा तक लेके आना है, वो सारा काम विदेश मंत्री का है। उसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी खेती का जो मंत्री है। तो खेती बाड़ी का ध्यान रखने के लिए भी स्पेशल एक मिनिस्टर लगा रखा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। देखिए अब इसकी कितना महत्व है कि राजा को ये मालूम है बात कि हमारे देश को चलाने के लिए किस चीज का महत्व है? खेती का। तो उसके लिए उन्होंने मंत्री बना रखे हैं और वो खेती का पूरा ध्यान रखते हैं। ये भी देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए किसानों को, और सबसे बड़ी बात है सिंचाई का प्रबंध कैसे करना है, कितना टैक्स लगाना है, कौन सी भूमि पे, वो सारा खेती बाड़ी मंत्री करते हैं। तो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें राजा और उसके मंत्रियों का ही महत्व है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण तरीके से काम करते हैं और इनकी वजह से ये मान सकते हैं कि एक अच्छा शासन प्रबंध चलाने की वजह से खुशहाल राज्य बने हैं ये। और पल्लव शासकों का समा बहुत महान माना गया है क्योंकि उनका शासन प्रबंध बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्रांतों का प्रबंध। अब यहाँ पे एक बात याद करने वाली है कि प्रांत को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भारत में प्रांत को कहा जाता है मंडल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंडल, कोटम, नाडु, कुछ ऐसे नाम हम पढ़ने वाले हैं और वो है क्या, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो प्रांतों का प्रबंध प्रांतपति के पास है। प्रांत को कहा जाता है मंडल और प्रांत का मुखिया है प्रांतपति। तो वही सारी जिम्मेवारी जो राजा की है वही प्रांतपति की जिम्मेवारी है। कहाँ पे? अपने प्रांत में। तो राजा अपने इलाके को बांटता है प्रांतों में और प्रांत को राष्ट्र भी कहा गया है कई जगह पे। तो ये प्रांतपति अपने पूरे प्रांत का ध्यान रखते हैं, मंडल का ध्यान रखते हैं और वहां पे शांति बना के रखना, न्याय करना, बाहरी हमलों से बचाना, टैक्स इकट्ठा करना, लोगों के हर तरह की फैसिलिटी देना, ये काम है प्रांतपति का। उसके बाद आता है लोकल, जिले का प्रबंध। तो ये माना गया है जिला को कोटम कहा गया है। तो कोटम यानी जिला, जिला का मुखिया जो है वो अपने जिले का प्रबंध रखता है, अच्छा प्रबंध रखता है। वही काम जो प्रांतपति करता है वही जिला अध्यक्ष भी करता है। तो ये जिला अध्यक्ष, जिला को कोटम कहा गया है। कोटम को नाडु में बांटा गया है, नाडु को वलनाडु में। ये माना गया है नाडु गांव है। कई जगह पे ये भी माना गया है कि कुछ गांव को मिला के जो बनता है इलाका उसे बोलते हैं नाडु, और ग्राम एक अलग से गांव है। तो फिर भी हमें ये क्लियर होना चाहिए, मंडल, कोटम, नाडु ये क्या है? प्रांत, शहर और गांव। तो इनका प्रबंध इनके मुखिया ही करते हैं और अपने इलाके में शांति बना के रखना, न्याय प्रबंध करना, जनता को पूरी फैसिलिटी देना, टैक्स इकट्ठा करना, ये सब इनके काम है। तो ये 3 एडमिनिस्ट्रेशन तो हर एक किसी भी राजा के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा हम पढ़ते हैं हमेशा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनकी सेना कैसी है। तो सेना, उनके पास महान सेना थी, पैदल सेना भी थी, रथ सेना भी थी, हाथी सेना भी थी, घुड़ सेना भी थी, तीर कमान, भाले, हर तरह का औजार और हथियार वो यूज करते थे। युद्ध करते वक्त वो हथियारों का प्रयोग करते थे और वो हथियार जो उस समय में बहुत प्रचलित थे। तो उनकी सेना काफी शक्तिशाली हुई है। इन राजाओं ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, उनमें जीत भी प्राप्त की है। तो उनकी सेना का प्रबंध सेनापति करता था। सैनिकों को अच्छी सैलरी दी जाती थी। कई जगह पे ऐसी सेना भी थी जो सिर्फ लूट मार के साथ ही युद्ध करती थी और ये माना गया है इनकी स्थायी सेना थी। अच्छी सेना तैयार करके इन्होंने बहुत सारी जीतें प्राप्त की हैं और सेना को अच्छे ढंग से रखने के लिए सेनापति की पूरी जिम्मेवारी होती थी और उनको खूब ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है वित्तीय प्रबंध। तो ये माना गया है कि मेन उनका काम था खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी के ऊपर वो टैक्स लगाते थे, वहां से ही उनको आमदनी होती थी। 1/6 जो भाग है वो लिया जाता था किसान से। इसके अलावा ये माना गया है बहुत सारे और भी टैक्स थे। 18 तरह के टैक्स उस वक्त लगाए जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया है कि फलों सब्जियों पे हो सकता है, नमक पे, सिंचाई पे, मकान पे, पशुओं पे, अलग अलग तरह के 18 टैक्स और थे भूमि कर के अलावा। तो इन टैक्स से क्या होता था, वो अपना खूब पैसा इकट्ठा करते थे। ये उनका फाइनेंशियल सिस्टम चलाने का तरीका था। और ये खर्चा कहाँ किया जाता था वो तो हमें सबको ही पता है कि सैलरी देनी है, मेंटेनेंस है, कोई धार्मिक फंक्शन करवाना है, राजा के परिवार का खर्चा है, हर तरह का खर्चा करने के लिए ये जो हमारे पास टैक्स आते थे उनसे खर्चा किया जाता था। तो अदर सोर्सेज का टैक्स भी और भूमि का टैक्स भी।
तो ये सारा पल्लव वंश का एडमिनिस्ट्रेशन है। पल्लव शासक महान शासक हुए हैं। इन शासकों ने एक अच्छा शासन प्रबंध स्थापित किया है। इस समय में ये माना गया है एजुकेशन की भी खूब तरक्की हुई है, बहुत सारे भवन भी बनाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात स्त्रियों का स्थान भी अच्छा ही रहा है, कोई ज्यादा गिरावट नहीं मानी गई है। जात पात में इतना ये समाज जो है इस समय में जात पात को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये भी माना गया है कि जो पल्लव राजा हुए हैं इनकी वजह से ये दक्षिणी भारत का ये जो समा है 6ठी शताब्दी का, ये गौरवशाली समा माना गया है पल्लव वंश की वजह से। तो पल्लव जो हैं इनका शासन प्रबंध हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम जान सके कि उस समय में, एक समय में हम वहां पे गुप्त काल को पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से, तो वहां पे जो पूर्वी भारत से लेके उत्तरी भारत तक और पश्चिमी भारत तक गुप्त काल जो है वो अपना पांव पसार रहा है और समृद्धि उनकी फैल रही है। उसी समय हम ये देखते हैं कि दक्षिणी भारत में ये पल्लव वंश अपने आप को काफी समृद्ध और गौरवशाली बना रहा है। तो यह है हमारा पल्लव वंश। थैंक यू।